हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने देखा था भाई ह्यूमन बीइंग में होने वाली कुछ कॉमन डिजीज़ और वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फैलती हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। हमने ये देख लिया भाई कि इंसानों में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। अब एनिमल्स में देखते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट। कुछ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट, वो सिर्फ इंसानों में और प्लांट में ही बीमारियां नहीं फैलाते, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल, बल्कि दूसरे जानवरों में भी फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स इज़ ए डेंजरियस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कोज बाय ए बैक्टीरिया। एक एंथ्रैक्स नाम की एक खतरनाक इंसानों में और दुधारू पशुओं में होने वाली एक कॉमन बीमारी है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है। फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कोज बाय ए वायरस। यानी कि जो जैसे सुना होगा ना भाई, जो जहाँ अपने घर पे गाय भैंस है इनके मुंह खुर की बीमारी आ गई। ऐसे पेरेंट्स से पूछ के देखना, ऐसा एक बीमारी होती है जो जानवरों में आती है, मुंह खुर की बीमारी बेटा। जिससे क्या होता है कि वो ना खाना खाना बंद कर देती है, उनके मुंह में और खुर में, यानी कि फुट में, पाँव में और माउथ में डिजीज एक बीमारी फैल जाती है जो वायरस की वजह से होती है बेटा। ठीक है। तो रॉबर्ट कोच, हम इसको पढ़ते हैं। रॉबर्ट कोच इन 1876 डिस्कवर द बैक्टीरियम, यानी कि कौन सा बैक्टीरियम की खोज की थी उसने? बैसिलस एंथ्रेसिस विच कोज एंथ्रैक्स डिजीज। आपको पता होना चाहिए बेटा, यानी कि ह्यूमन बीइंग में और कैटल यानी दुधारू पशुओं में होने वाली एक कॉमन बीमारी है बेटा एंथ्रैक्स, जो किसकी वजह से फैलती है? बैसिलस एंथ्रासिस की वजह से फैलती है, और इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने 1876 में की थी बेटा। आगे पढ़ते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, यानी पौधों में कौन कौन से हैं डिजीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज इन प्लांट। कुछ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज इन प्लांट, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं बेटा जो प्लांट पौधों में बीमारियां फैलाते हैं। लाइक वीट गेहूं में, राइस चावल में, पोटैटो आलू में, शुगर केन गन्ने में, ऑरेंज संतरे में, एप्पल एंड अदर। यानी कि इन प्लांट्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज यानी कि बीमारियां फैलाते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। अगर फसलों में बीमारी आ जाती है बेटा तो उससे क्या होगा? क्रॉप की यील्ड घट जाती है, मतलब कि जितना फसल का उत्पादन होना चाहिए था उतना नहीं होता। सी द टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज। टेबल 2.2 को पढ़ते हैं जिससे हमें कुछ प्लांट में होने वाली कॉमन बीमारियों के बारे में पता चलेगा। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल, यानी प्लांट में होने वाली बीमारियों को बेटा आप कुछ केमिकल्स की मदद से रोक सकते हो। विच किल द माइक्रो, जैसे कि हम डालते हैं ना, स्प्रे वगैरह करते हैं खेत में, तो वो क्या करते हैं? वो केमिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए किए जाते हैं ताकि फसलों को बीमारियों से बचाया जा सके। अब देखते हैं बेटा कौन सी कॉमन बीमारियां हैं प्लांट में होती हैं। जो पहली है बेटा, देखो फर्स्ट पढ़ो। फर्स्ट है बेटा सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरिया से फैलती है, हवा के तरह फैलती है। इसका फिगर कुछ ऐसा होता है बेटा। पहली बीमारी कौन सी है? सिट्रस कैंकर। ठीक है। और ये है बैक्टीरिया से फैलती है और हवा की वजह। तो देखो बेटा साइट्रस कैंकर क्या है? बैक्टीरिया से फैलता है। और देखो साइट्रस कैंकर के लिए ना पिक्चर दिखाए गए, पिक्चर को ध्यान से देखो। सॉरी, इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि साइट्रस कैंकर की बीमारी की वजह से जो फल होता है ना, जैसे कि नींबू वगैरह या संतरा वगैरह होता है, उस पर ऐसे ऐसे काले काले धब्बे होते हैं। और ये जो साइट्रस कैंकर नामक बीमारी है, ये जिस बैक्टीरिया से फैलती है वो बैक्टीरिया पौधों के तनों में लगभग 10 महीनों तक जिंदा रह सकता है। उसके बाद है बेटा रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि एक प्रकार का गेहूं में लगने वाला जंग जैसा होता है ना कलर का, ऐसे ही गेहूं में हो जाता है। देखो ये गेहूं के पत्तों के ऊपर ऐसे ऐसे काले काले धब्बे हो जाते हैं रस्ट के जैसे। ये फंगाई से फैलता है बेटा। ये भी एयर या तो हवा से फैलता है या बीज के अंदर ही कोई कमी हो तो उससे फैलता है। उसके बाद है बेटा येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, यानी कि जो भिंडी यानी ओकरा के अंदर है वो इसके अंदर ये बीमारी हो जाती है। ये है वायरस की वजह से फैलती है। ठीक है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसको फैलाने का काम कौन करता है? इंसेक्ट। यानी कि जोन से ओकरा यानी जोन सा भिंडी के पेड़ पे ऐसी बीमारी होगी ना बेटा, वो उसके ऊपर बैठेगा और वहाँ से इंसेक्ट जैसे उसके ऊपर बैठेगा वो वायरस उसकी बॉडी से चिपक जाएंगे, और जैसे ही वो किसी हेल्दी प्लांट पे जाकर बैठेगा ना, वहाँ पे वो वायरस छोड़ देगा जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद है बेटा फूड पॉइजनिंग। सुना होगा भाई, फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग में क्या हो जाता है? या तो हमें बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है या फिर हमें डायरिया हो जाता है, या तो हमें यानी कि हमें या तो उल्टी आती है या फिर दस्त लग जाते हैं।
बूजो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी। बूजो को उसके दोस्त ने एक पार्टी में आमंत्रित किया। एंड ही एट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, और उसने वहाँ पर बहुत सारे प्रकार का खाना खा लिया। ऑन रीचिंग होम, घर पहुँचने के बाद ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, उसको उल्टी आनी शुरू होगी। ही हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, उसको अस्पताल लेकर जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने कहा भी उनको ऐसी दिक्कत इस फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है, यानी खाने की वजह से हुई है। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। अब पहेली भाई सोच में पड़ गई है, वो हैरान है कि कैसे फूड पॉइजन बन सकता है, क्योंकि पॉइजन तो जहर होता है, अब खाना जहर कैसे बन सकता है वो देखते हैं बेटा। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा फूड पॉइजनिंग, एक फूड तभी जहर की तरह काम करता है अगर आपने कभी ऐसा खाना खा लिया हो विच इज स्पॉइल बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जिसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठते हो, यानी कि वो खाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ख़राब हो गया हो। यानी कि कभी अगर आपने गलती से ख़राब खाना खा लिया जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठते हैं, उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने के ऊपर बैठते हैं वो कई बार जहरीले सब्सटेंस पैदा करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस, इनसे खाना जहरीला हो जाता है। कोजिंग सीरियस इलनेस, जिससे एक यानी कि सीरियस बीमारी हो जाती है। एंड इवन डेथ, और इंसान की मौत तक हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत ज़रूरी है दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ए बीइंग स्पॉइल्ड। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है बेटा हम वही खाना खाएं जो ख़राब ना हुआ, और यानी खाने को बिल्कुल साफ़ सुथरे खाने को ही खाएं ध्यान से। फूड प्रेजर्वेशन, बेटा फूड को कैसे प्रेजर्व किया जाए, कैसे लंबे समय तक बचा के रखा जाए। इन चैप्टर वन के अंदर वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रेजर्व एंड स्टोर फूड। चैप्टर 1 के अंदर हमने कुछ मेथड पढ़े थे कि कैसे हम फूड ग्रेन यानी अनाज को लंबे समय तक स्टोर और सुरक्षित रख सकते हैं। हाउ डू वी प्रेजर्व कुक्ड फूड एट होम, वो हमने देखा था कि हम बड़े बड़े यानी कि गनी बैग्स के अंदर रखते हैं या फिर साइलोस के अंदर रखते हैं, और उनके आसपास हम केमिकल्स डाल देते हैं, नीम के पत्ते डाल देते हैं, कोई केमिकल डाल देते हैं जिससे उनके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके बेटा, वो ख़राब ना हो। उसी तरह से अब क्वेश्चन आता है भी हम हमारे घर पे जो कुक्ड फूड है, बना हुआ खाना है, पका हुआ खाना है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। यू नो दैट ब्रीड लेफ्ट अनयूज्ड ब्रेड नहीं ब्रेड, यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक बाय फंगस। आपको पता है अगर आपने ब्रेड को अनयूज छोड़ दिया और खुले में छोड़ दिया तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर फंगाई का अटैक हो जाएगा बेटा, फंगाई उसको ख़राब कर देगी, उसके ऊपर फंगस लग जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, हमारे खाने को ख़राब कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल, जो स्पॉइल्ड फूड होता है बेटा उसमें से बैड स्मेल, गंदी स्मेल आती है। एंड हैड ए बैड टेस्ट, उसका टेस्ट भी ख़राब होता है। एंड चेंज्ड कलर, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। जिस तरह अगर आपने देखा हो कभी ब्रेड पे या रोटी पे वाइट सी कलर की फफूंदी लग जाती है, उसकी वजह से उसके अंदर से गंदी स्मेल आती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन, क्या फूड का स्पॉइल होना एक केमिकल रिएक्शन है, क्या ये केमिकल चेंज है, हम जानते हैं। पहेली bought some mangoes but she could not eat them for a few days। पहेली बेटा मार्केट से कुछ आम खरीद कर लाई, बट सी कुड नॉट ईट दैम फॉर ए फ्यू डेज, पर उसने कई दिन तक उन्हें नहीं खाया। लेटर सी फाउंड दैट, बाद में उसने देखा, दे वर स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो गए, एंड रोटन, और सड़ गए हैं। बट सी नो दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखो भाई पहेली ने क्या सोचा कि वो बाजार से कुछ आम लेके आई थी और उसने अगर वो कुछ दिन नहीं खाए ना, ऐसे ही रखे रहे तो वो ख़राब हो गए। फिर उसके माइंड में क्वेश्चन आया कि जब उसकी दादी ने मैंगो का पिकल डाला था, अचार डाला था मैंगो का, वो इतने लंबे समय से घर पे रखा हुआ है, वो तो ख़राब नहीं हुआ। सी इज़ कन्फ्यूज नाउ, वो कन्फ्यूज हो चुकी है भाई, अब उसको समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। तो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड टू प्रेजर्व फूड इन आवर होम। तो अब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा, यानी हम घर पे कौन कौन से तरीके आजमाते हैं फूड को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेन काम तो एक ही है बेटा, फूड को खाने को अगर आपको ख़राब होने से बचाना है तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक को रोकना पड़ेगा। अब पहले आते हैं बेटा केमिकल मेथड, कि कौन से रासायनिक तरीके हैं जिससे हम फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं बेटा। सोल्ट एंड एडिबल ऑयल, जो नमक है या एडिबल ऑयल, जिन ऑयल को हम खा सकते हैं, आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नमक या कुछ एडिबल ऑयल वो कॉमन केमिकल हैं, वो
साधारण रसायन है बेटा जिनको हम यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई है या नहीं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं पैदा हुए हैं या नहीं। देखो कैसे, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रेजर्वेटिव। देखो भाई, नमक और एडिबल ऑयल क्या करते हैं, ऐसे केमिकल हैं जो क्या है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टॉप कर देते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देते। इसीलिए अचार के अंदर हम तेल डालते हैं और ज़्यादा नमक डालते हैं। इसका मतलब ये फूड प्रेजर्वेटिव है, ये खाने को सुरक्षित रखने में काम आते हैं। वी ऐड सोल्ट और एसिड प्रेजर्वेटिव टू पिकल। हम क्या करते हैं, वी ऐड सोल्ट, नमक और एसिड जो अम्ल होते हैं, खट्टी चीज़ें होती हैं, प्रेजर्वेटिव्स टू पिकल, अचार में डालते हैं, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक को रोकने के लिए हम अचार में नमक और एसिड डालते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रेजर्वेटिव। बेटा एग्जाम्पल याद होने चाहिए, कॉमन प्रेजर्वेटिव कौन है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड कुछ कॉमन प्रेजर्वेटिव है बेटा जो बहुत आमतौर पर यूज किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द जैम, यानी कि जो जैम होता है ना, जो हम जैम खाते हैं, वो जैम इतने लंबे समय तक रखा रहता, ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ये केमिकल डले होते हैं, एक तो सोडियम बेंजोएट और एक सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। एंड स्क्वेसिस टू चेक देयर स्पॉइलेज, यानी कि इसलिए इनके अंदर दे आर यूज आल्सो, यानी कि जैम और स्क्वेसिस के अंदर इनको डाला जाता है बेटा उनको स्पॉइलेज से बचाने के लिए। स्क्वेसिस क्या होते हैं बताना मेरे को सोच के। तो स्क्वेसिस बेटा मैं बता देता हूँ, स्क्वेसिस क्या हैं, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं या जो स्टोर्ड जूस वगैरह आते हैं उनकी बात कर रहे हैं बेटा। प्रेजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, हम कैसे नमक, साधारण नमक को यूज़ करके खाने को सुरक्षित कर सकते हैं, लंबे समय तक सेफ रख सकते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रेजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेज, यानी कि जो साधारण नमक है उसका इस्तेमाल मीट, मांस और मछलियों को लंबे समय तक प्रेजर्व यानी कि सुरक्षित रखने के लिए यूज़ किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सोल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो मीट और फिश को बेटा कवर किया जाता है सूखे नमक से, उन्हें बैक्टीरिया से बचाने के लिए। सोल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रेजर्व आंवला, यानी जो आंवला होता है बेटा, रो मैंगो, कच्चे आम होते हैं, टैमरिंड इमली होती है, उनके ऊपर भी नमक लगा दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो। उसके बाद है बेटा प्रेजर्वेशन बाय शुगर, चीनी का यूज करके कैसे हम बचा सकते हैं। जैम होता है बेटा, जो जेली है और जो स्क्वैसेज हैं, जितना भी जैम खाते हैं हम, जेलीज खाते हैं, जो स्क्वैसेज जितने भी ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, आर प्रेजर्व्ड बाय शुगर, इनको शुगर में से प्रेजर्व किया जाता है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी शुगर क्या करती है बेटा, शुगर मॉइस्चर कंटेंट को, मॉइस्चर को ख़त्म कर देती है। मॉइस्चर ख़त्म होगा तो वहाँ पे फंगाई नहीं लगेगी और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे, जिससे खाना स्पॉइल होने से बच जाएगा बेटा। उसके बाद है बेटा प्रेजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तेल और विनेगर, विनेगर मतलब सिरका जो अचार में डालते हैं, उससे कैसे करोगे। यूज ऑफ एंड ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल, ऑयल और विनेगर का यूज करने से पिकल, अचार खराब होने से बच जाता है। बिकॉज बैक्टीरियम कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट, क्योंकि विनेगर और ऑयल जैसे इन्वायरमेंट में जगह पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश और मीट आर ऑफन प्रेजर्व्ड बाय दिस मेथड, इस ऑयल और विनेगर वाले मेथड से आप सब्जियों को, फलों को, मछली, मीट को भी आप प्रेजर्व करके रख सकते हो। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट बेटा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर्ड और यूज्ड, आपने देखा होगा आपकी मम्मी को, जैसे कि हम दूध उबाल के रख देते हैं ना, ताकि पहले अब तो फ्रिज आ गए हैं बेटा, फ्रिज आ गए हैं तो हम क्या है, ठंडे, बहुत ठंडा इन्वायरमेंट में रख देते हैं। फ्रिज में बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो कर सकते, तो वो ख़राब नहीं होगा। अगर जिसके घर में फ्रिज नहीं होता वो लोग क्या करते हैं, दूध को ना गर्म करके रख देते हैं, क्योंकि अगर दूध गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बिफोर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड, यानी कि आपने आपकी मम्मी को दूध को गर्म करते हुए देखा होगा स्टोर करने से पहले। बॉइलिंग किल्स मैनी ऑर्गेनिज्म, बॉइलिंग से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक पढ़ लेना, बाकी हम कल स्टडी